mycitynews24.com पर आज हमारे बीच में मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह जी और पूर्व शिक्षक विधायक रामबाबू शास्त्री जी। हम चर्चा करेंगे आज बाबा जी से। बाबा जी, मैं जानना चाहूँगा, आप प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए हैं और आपके साथ ईमानदारी का टैग लगा हुआ है। आपके प्रशासनिक जिस दौरान भी आप सर्विस में रहे और आपके साथ दौरान रिटायरमेंट तक ईमानदारी का टैग लगा था, जबकि राजनीति में जस्ट उल्टा है। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं, क्योंकि आपका चरित्र बिल्कुल राजनीति से मेल नहीं खाता, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं देखिए पूरे चरित्र को इस राजनीति? देखिए, प्रशासनिक सेवा मैंने उस तरह नहीं की जो कन्वेंशनल तरीके से लोग करते हैं। हमारी वर्किंग शुरू से ही नॉन कन्वेंशनल रही। जनता अगर परेशान है, लोग अगर परेशान हैं, समस्याग्रस्त हैं, तो हम ये नहीं देखते थे कि ये किस विभाग से संबंधित हैं, हम उसकी परेशानी दूर करने का प्रयास करते थे। तो सेवा के दौरान ही जो आज समझा जा रहा है राजनीति है, लोगों की समस्याएं सुलझाना, उनकी समस्याओं को दूसरे विभाग से संबंधित है तब भी उनका निपटारा कराना, ये मैंने सेवा काल में ही पूरी तरह से करना शुरू किया था। और इसके पीछे केवल हमारा विचार ये रहता था कि ये जो जनता है, लोग हैं, भारत के लोग संविधान में सर्वशक्ति संपन्न है। तो जब हमसे कोई पूछता था कि आपके क्या पावर हैं, आपके क्या अधिकार हैं, तो हम नियमावली या नियम नहीं देखा करते थे। मेरे दिमाग में एक बात थी कि जो ये सर्वशक्तिमान है, जिसकी ताकत लेकर एक विधायक ताकतवर बनता है, जिसकी ताकत लेकर एक सांसद ताकतवर बन जाता है, उसी से ताकत हम क्यों न लें। और उसकी ताकत लेने के लिए हम उसके बीच में उसकी समस्याओं का निराकरण के लिए घुसते थे। तो बीच में जाके समस्याओं का निराकरण करना प्रशासनिक अधिकारी के रूप में का विचार तो था, क्योंकि शक्ति संपन्न भी था, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करा देता था, और अदरवाइज उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं से वाकिफ होना भी एक लक्ष्य है। एक बात और आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अपनी पूरी सर्विस के दौरान आप अपनी तनख्वाह तक नहीं लिया करते थे, यानी पैसे से आप बहुत दूर रहा करते थे, जबकि राजनीति में पैसे का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो किस तरह से आप इसको दूरी को आप संभाल के चलते हैं? अब जो प्रशासनिक सेवा के दौरान जो हमने काम किया उसे अभी आगे नहीं बढ़ाया मैंने। देखिए, राजनीति में सबसे ज़्यादा ईमानदारी की ज़रूरत है, और जो ये 25-30 सालों के अंदर माहौल बिगड़ा है, इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति समझ के चल रहे हैं। इसके पहले हम अगर देखें तो हमारे राजनेता परम ईमानदार, पूरी तरह से देशभक्त, राष्ट्रनिष्ठ, उनकी निष्ठा बड़ी ज़बरदस्त होती थी। अब हमारे राष्ट्रीय लोकदल हमें जिस व्यक्तित्व की आत्मा बसती है, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार प्रधानमंत्री रहे, और मंत्री पदों पर तो बहुत ज़्यादा रहे। और जब इनका निधन हुआ तो इनके बैंक बैलेंस इनका केवल 300 रुपये था, और इनके नाम से न कोई मकान था, न जमीन थी, कुछ नहीं था। तो ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों या आप जितने लोगों को और भी तमाम ऐसे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, इन लोगों के विषय में ईमानदारी के लिए पहचान बनती थी। तो राजनीति में पहले ईमानदारी होती थी, देशभक्ति ही ईमानदारी मानी जाती थी, देश सेवा ही ईमानदारी मानी जाती थी। ये राजनीति को प्रोफेशन नहीं माना जाता, बल्कि जीवन पद्धति के रूप में लिया गया था। जब से ये प्रोफेशन बन गया, ये राजनीति एक प्रोफेशन बना लिया, किसी तरह से पैसा इकट्ठा करो, राजनीति में आ जाओ, जनता की समस्याओं से दूर होते गए लोग। पहले जन समस्याओं के निराकरण में जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं से जूझते हुए नेता की पहचान मिलती थी। अब जन समस्याएं मुद्दा नहीं बन रही है, अब सीधे आ रहा है और बनता चला जा रहा है, विधायक बन गया, सांसद बन गया। तो ये जो थोड़ा उलट पुलट हुआ है तो बहुत समय तक नहीं चलेगा। फिर से अब लोगों के अंदर ये विचार पैदा होने लगा है कि नहीं, राजनीति में ईमानदारी अत्यंत जरूरी है। देश
और प्रदेश का शासन चलाना जिसका दायित्व बनता है। हमारा जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाएगा। जो सरकार में भागीदारी होगा, भागीदारी जिसकी होगी, सरकार के संचालन का दायित्व जिसके पास रहेगा, वो अगर बेईमान रहेगा तो फिर क्या मिलेगा? उसको तो ईमानदार बनना है। राजनीति में ईमानदारों की जरूरत है और यही भाव लेकर मैं राजनीति में आया हूँ कि ईमानदार। और हमने आपसे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सेवानिवृत्ति के बाद हमने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में राजनैतिक प्रयोग था। वो हमारा ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन लड़ा और हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं था, ना तो पैसा था। हमने दो मुद्दे बनाए थे कि क्या राजनीति से धनबल बाहुबल का वर्चस्व कम किया जा सकता है, और दूसरा मुद्दा था कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखें प्रदेश की स्थिति तो 40% मतदान होता है, 60% लोग मतदान नहीं करते, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कटे हुए हैं। माने लोकतंत्र में इलेक्शन ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से हम परिवर्तन करते हैं, और अगर 60% लोग उस प्रक्रिया में ही सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र हमारा किधर जा रहा है। मेरा ये था कि ये 60% जो लोग हैं वो आज सिविल सोसाइटी जिसे कहते हैं, प्रबुद्ध वर्ग जो अभिजात अपने को कहता है, वो है जो वोट डालने नहीं निकलता। मेरा एक प्रयोग था कि ये 60% लोग जो लोकतंत्र से कटे हुए हैं, क्या इनमें फिर से लोकतांत्रिक चेतना का उदय हो सकता है, ये इसमें सहभागी हो सकते हैं। और दोनों बिंदुओं पर बड़ा सकारात्मक रिजल्ट आया और उसको फिर आगे प्रयोग करने के लिए हमारे पास सामाजिक संगठन भी, हमने कुछ सामाजिक संगठनों में रहकर देखा, लेकिन अंततोगत्वा ये पाया कि अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे को, अगर राजनीति में ईमानदारी, राजनीति में धनबल बाहुबल के वर्चस्व को समाप्त कराने का कुछ भी जज्बा है, और अगर ये प्रबुद्ध वर्ग जो 60% है, जो सिविल सोसाइटी के लोग अगर इसमें जुड़ जाएं तो बड़ा परिवर्तन आएगा राजनीति में। इस दृष्टि से और ये उद्देश्य लेकर मैंने राजनीति चुनी। और राजनीति चुनने की जब बात आई तो देखिए, ये तो सेवा काल में ही चौधरी चरण सिंह के विषय में बहुत जानकारी थी और उनका रहन सहन, राजनीति, उनकी राजनीति और देश के लोगों के विषय में जो उनकी चिंता थी, गरीब तबका, परेशान तबके को उनकी परेशानियों से निजात दिलाने का जो दर्द मिलता था, वो मैं यदा कदा पढ़ता भी था, पुस्तकें भी पढ़ता था। तो उससे ये हुआ कि इस दल में अभी भी उनके आदर्शों पर चलने का मादा है, जज्बा है, और अगर इसको और बढ़ाया जाए तो उत्तर प्रदेश में खासकर एक नई राजनीतिक चेतना पैदा हो सकती है, और जो शुरू हो चुका है, राजनीतिक चेतना पैदा होनी शुरू हो गई है। और हम आशा करते हैं कि ठीक है, इतनी जल्दी परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन 2017 तक राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ा परिवर्तन करने की स्थिति है। अच्छा, एक बात और एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आज प्रशासनिक सेवाओं में कई ईमानदार अधिकारी हैं, IAS हो, PCS हो या IPS हो, जिसमें एग्जाम्पल अभी रामपुर में पिछले दिनों के एक IPS थे रमेश शर्मा, बहुत ईमानदार थे, आजकल शाहजहाँपुर में हैं। तो ऐसे ईमानदार IPS और PCS या IAS लोगों को किस तरह से आप, अगर आप सत्ता में आते हैं, किस तरह से इन लोगों का इस्तेमाल आप? देखिए, इस समय जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो परेशान है। ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि अगर स्वस्थ माहौल मिले, ईमानदारी से काम करने का अवसर मिले, तो ईमानदार होकर काम करने की इच्छा रखने लगे, क्योंकि इतने तनाव में जी रहे हैं, इतने दबाव में जी रहे हैं कि वो परेशान हो गए। आज इसका नतीजा भी दिखा था, परेशान हो गए। जी जी, IPS। मेरा ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम लोग हैं जो रिस्क टेकर्स हैं, और जो रिस्क टेकर होता है वो किसी की चिंता नहीं करता है, वो अपने सिद्धांतों पर चलता हुआ, जनता की सेवा करता हुआ और आगे बढ़ता जाता है, परवाह नहीं करता
इसकी भी परवाह नहीं करता कि वो एक स्थान पर कितने दिन तक रहेगा। वो ये सोचता है कि ठीक है, हमें जहाँ भी मिलेगा वहाँ ही हम ईमानदारी से अपूरी निष्ठा से काम करेंगे। तो रिस्क टेकर्स की हमारे इस ब्यूरोक्रेसी में कमी हो गई है। अगर रिस्क टेकर्स की संख्या ज़्यादा हो जाए, अगर 25% रिस्क टेकर्स इस ब्यूरोक्रेसी में आ जाएं, तो 6 महीने के अंदर पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी सक्षम हो जाएगी कि अकेले दम पर 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार को मिनिमाइज कर देगी। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस पार्टी से आपका गठबंधन कब तक होने की संभावना है? चर्चा चल रही है और गठबंधन धर्म जो होता है वो 2 पार्टियों की इच्छा शक्ति और नीति पर निर्भर करता है। चर्चाएं हैं, जनता चाहती है एक सशक्त विकल्प हो। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे मुखिया इस भावना से अवगत हैं, जनता की भावना से। उनका शुरू से ये विचार रहा है कि एक सशक्त विकल्प हमारा बनना चाहिए और उस प्रक्रिया में वो लगे हैं। उसी तरह लगे हैं जैसे कृष्ण अंतिम क्षणों तक ये प्रयास में रहे कि महाभारत न होने पाए। महासंधि का प्रस्ताव भी लेकर गए, लेकिन जब नहीं हुआ तो युद्ध हुआ। ये थे हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह जी, पूर्व शिक्षक विधायक और रामबाबू शास्त्री जी, ओमवीर सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष आसिफ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।